हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम जहां प्री होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, खासकर ये श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस के जीएस के पेपर 2 और अदर स्टेट पीसीएस कमीशन के लिए हेल्पफुल है, जहां आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस इस श्रृंखलाओं से जो मैच हो रहा है उस चीज़ को आप पढ़ लिख सकते हैं, देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। खासकर जो यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास आपका है, तो आप उसे कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं इसी संदर्भ में। खासकर जीएस के पेपर 2 जो मेंस का है यूपीएससी सीएससी और यूपीपीसीएस का जो, और साथ में ही प्री जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम में जो प्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी से होते हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 की पाठ्य पुस्तक पर, और हम देख रहे थे उसके लास्ट चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति या लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में। लोकतांत्रिक राजनीति में लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे थे। उसी अधिकारों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपको दिखा देते हैं आगे, शायद मैंने यहाँ डाला हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसे लोकतांत्रिक राजनीति जो है क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी है, यूपीएससी सीएससी यूपीपीसीएस और अदर स्टेट कमीशंस के संदर्भ में। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर 6 है और पार्ट 10 में देख रहे थे लास्ट। लगभग हम लोग इस वीडियो में शायद ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे, अगर बचेगा तो उसके क्वेश्चन आंसर बच सकते हैं, उनको देखेंगे। तो इसे देख सकते हैं हम लोग जो भी पढ़ लिख रहे हैं इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और आप इसे देख सकते हैं ये चैप्टर 6 है लोकतांत्रिक राज डेमोक्रेटिक राइट्स जो आपके हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। तो है ये भारत की उद्देशिका है, आपको इस लगभग हर वीडियो में इसके बारे में बताए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एनआरसी के संदर्भ में बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी खबरें आपको एनआरसी के संदर्भ में कि एनआरसी क्या है, कैसे काम करती है, आपके लिए क्या है, एनआरसी क्यों आया और क्या एनआरसी आपसे रिलेटेड है, आप इनको पढ़ सकते हैं कि ये किसके लिए काम करती है। आप इन्हें न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जो भी आप चलाते हैं उन पे आपको न्यूज़ मिलेगी। देखिए ये भारत का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था है, और देख सकते हैं 10 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। वैधानिक व्यक्तित्व है, ठीक है। आप देखेंगे सरकारी संस्था है, अधिकार क्षेत्र में देखेंगे तो आप देखेंगे संघीय संस्था, क्योंकि भारत में क्या है फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया गया, तो संस्था भी क्या ऐसी है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ और भी बनता है, अगर भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है, तो उसके जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो भी कैसे होंगे, संघीय ही होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं क्योंकि जो व्यवस्था संघीय का मतलब ये है, आप इसे देख सकते हैं कि ये सेंट्रल मतलब केंद्र में भी व्यवस्था है, राज्य में भी व्यवस्था है, ठीक है। आप देख सकते हैं संदर्भ में संघीय इस आधार पे है, तो अधिकार क्षेत्र भारत, पूरे भारत में जो संघीय है पूरे भारत में होगा। फेडरल लॉ जो है एनफोर्समेंट नागरिक संस्था है, मतलब लॉ के जो अधिकार है आपके
उनको एनफोर्समेंट कराती है। ठीक है, आप इनके तहत जा सकते हैं। आपके ह्यूमन राइट्स अगर वायलेशन है तो आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो है इंस्टीट्यूशंस जा सकते हैं। यह एक नागरिक संस्था है, आपके लिए ही स्थापित की गई है। और आप देखेंगे ये यूएनओ के जो ह्यूमन राइट कमीशन है, वो उसकी जो चार्टर है, उस चार्टर के तहत आप देखेंगे क्या एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक, जो यूएनओ की संस्था है। तो ठीक है, तो इसे देख सकते हैं। इसी के तहत ये चार्टर के तहत स्थापित की गई है। इसके बाद विश्व के अन्य हिस्सों में भी क्या है, जहां डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जहां लोकतांत्रिक क्या है अधिकार हैं लोगों को मिले हुए हैं, उन देशों में वहां क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्थापित किए गए हैं यूएनओ के तहत। भारत के अगर संदर्भ में देख सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में, तो ये देख सकते हैं, विकिपीडिया से निकाला है मैंने। भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एक स्वायत्त विधिक संस्था है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आपको बता चुके हैं 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। स्थापना के सम्मान क्यों हुई थी, तो स्थापना इसलिए हुई थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह संस्था स्थापित हुई थी। यह भी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों के लिए प्रहरी है। आप कह सकते हैं कि प्रहरी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, तो प्रहरी तो आपके डिस्ट्रिक्ट जज भी होगा, वो भी आपको प्रहरी के रूप में बैठा हुआ है आपके अधिकारों के लिए। आप देखेंगे जो भारत की संस्थाएं हैं वो सभी प्रहरी के रूप में हैं, जो भी कार्य करते हैं। तो मानवाधिकारों से रिलेटेड अगर आपके वायलेशन है अधिकारों का, तो यह भी एक संस्था ऐसी है प्रहरी के रूप में। तो आप देखेंगे यह भी आपको जो है अधिकार प्रदान करती है अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। और आप देखेंगे अब निश्चित व अंतर्राष्ट्रीय संधियों से निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों की संरक्षक है। आपके कोई अधिकार अगर व्यक्तिगत अधिकारों का वायलेशन हुआ है, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, व्यक्ति के संदर्भ में, ह्यूमन के संदर्भ में, कि ह्यूमन का मतलब सभी इसमें शामिल हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। अगर हिस्ट्री की कभी क्वेश्चन पूछा जाए, आप देखेंगे वर्तमान 18 में, ठीक है, 18 तो 20 है, इसके भी जो देख सकते हैं कि इसको वर्तमान में इसके कौन से जो हैं न्यायमूर्ति इसके अध्यक्ष हैं। अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं रिटायर्स, वही इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, कभी ऐसे एक्सेप्शनल कोर्स को छोड़कर। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष पद पर आसीन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के रूप में पूछा जाए कभी कि जो है पेरिस ट्रीटी क्या है, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस ट्रीटी पर जो है स्थापित हुआ है, तो आप पेरिस सिद्धांत कह सकते हैं। क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और हम बात कर सकते हैं कि अक्टूबर 1991 में पेरिस में मानव राष्ट्रीय संरक्षण व संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था। आप देख सकते हैं कि 20 दिसंबर 1993 में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प हुआ, जो है एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प था। ठीक है, संकल्प द्वारा जो संकल्प ये है, आप याद, जरूरी नहीं, 48/134 के रूप में समर्थित किया था। आप देखेंगे ये इसकी संस्था, मतलब ये समर्थक, और ये तो इसके संदर्भ में देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियाँ देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सलाह देना, यह परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, ना परामर्शदात्री निकाय है। ठीक है, आप इसे कुछ शक्तियाँ भी मिली हैं, इसलिए इसे दंड देने का अधिकार नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 वर्ष से पुराने मामलों में सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है कि इसे कोई दंड देने का अधिकार नहीं है, लेकिन दीवानी शक्तियां इसे प्राप्त होती हैं और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ये क्वेश्चन भी पीटी में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी याद रखें। हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दत्तू हैं, प्रेजेंट टाइम इसे देख सकते हैं कौन है। ठीक है, तो
अब हम बात करें एनसीईआरटी के संदर्भ में कि हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला चला रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक, ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में आप देख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखानु, मतलब आपके अधिकारों के लिए कोई अगर उल्लंघन कर रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसका ये टैगलाइन है। कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टैगलाइन क्या है, तो आप इसे देख सकते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रति बढ़ती जागरूकता और मानव गरिमा के संघर्षों के बारे में है। विभिन्न क्षेत्रों में देख सकते हैं कि मानवाधिकार उल्लंघनों के गुजरात दंगे जैसे कई मामले, इसके बारे में देश भर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। आप देख सकते हैं कि जब गुजरात दंगों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया, इसके बाद सीबीआई की कार्यों को लेकर उसने सवाल उठाए, तो इस चीज़ को लेकर लोगों का ध्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ बढ़ा। आप देखेंगे कि इन मामलों को गंभीरता से नहीं लेने और दोषियों को नहीं पकड़े पाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार या मानवाधिकार संगठन और संचार माध्यम अक्सर सरकारी एजेंसियों की आलोचना करते हैं। यहाँ संचार माध्यम का मतलब है कि आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आप देखेंगे कि इस माध्यम में संचार मानवाधिकार, मतलब आपको जो मानवाधिकार संगठन है, जो एनजीओज हैं, मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं और सोशल सर्विस देने वाले लोग हैं, वो लोग इन अधिकारों को लेकर इनकी आलोचना करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, ऐसे में पीड़ितों की तरफ से किसी को दखल देने की आवश्यकता थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में पहल की। आप देख सकते हैं 1993 में 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। ये याद रखिएगा क्वेश्चन कि कानून स्वतंत्र आयोग है, न्यायपालिका की तरह से क्या है, आयोग भी सरकार से स्वतंत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी पीटी में पूछा जा सकता है कि ये सरकार से है, बंधा हुआ है। तो न्यायपालिका की तरह क्या है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर न्यायपालिका की तरह इसे भी सरकार से स्वतंत्र रखा गया है। तो आप देखेंगे आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की सहमति से ही इसमें नियुक्तियां होती हैं। हालांकि सरकार ही करती है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति मतलब है होती सरकार के अनुसार, लेकिन अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति के होते हैं। इसमें आम तौर पर लिखा है सेवानिवृत्त जज, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग अलग है। सेवानिवृत्त जज होंगे, अधिकारी होंगे, अन्य क्या होंगे, जो नागरिक संगठनों के अधिकारी व्यक्ति होंगे, उनको इसमें शामिल किया जाता है। किंतु इस पर अदालती फैसलों में क्या है, मामलों में फैसले देने और दायित्व का बोझ नहीं होता है, मतलब फैसले नहीं देता है। सो ये पीड़ितों को मानवाधिकार दिलाने में मदद करने का ही सारा ध्यान होता है। ठीक है, ये मदद करते हैं, दे सकता है। इनमें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार भी शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए देख सकते हैं क्या इन अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई बेसंधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल हैं, जिन पर भारत ने क्या है, दस्तखत किए हैं। तो भारत ने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यूएनओ से रिलेटेड, जब यूएनओ इस्टेब्लिश हो रहा था उसी समय उसका क्या है, हस्ताक्षर है। आप देख सकते हैं कि चाइना को जो है क्या था, चाइना को परमानेंट वीटो या कह सकते हैं जो परमानेंट जो मेंबर है आप देख सकते हैं उसको चाइना, मतलब भारत का उसको समर्थन था आज, लेकिन भारत को चाइना का समर्थन उसमें नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत, तो इसी के तहत आप ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में देख सकते हैं क्या क्या है आपके पास राइट। एजुकेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रिलीजन है, स्पीच है, इंफॉर्मेशन है, प्रेस है, थॉट है, आप कुछ सोच सकते हैं, पूरा अधिकार है। ये सारे राइट्स हैं आपको, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स के रूप में हैं और आप कुछ फंडामेंटल राइट के सब पार्ट के रूप में इसमें थॉट जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं आइडियाज या अधिकारों के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद को किसी को सजा नहीं दे सकता है, याद रखिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में
स्वतंत्र और विश्वसनीय ढांचा प्रदान करना। ठीक है, आयोग का काम है किसी मामले में मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन प्राप्त हुआ है तो वहाँ स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना। ये आयोग का स्वतंत्र अधिकार है। यहाँ जो है सरकार इसको आदेश नहीं दे सकती है, मानवाधिकार आयोग स्वयं ये संज्ञान लेकर वहाँ जांच कर सकती है। यह उन मामलों की भी जांच करता है जहाँ ऐसे उल्लंघन में इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ भी ये जांच कर सकते हैं जहाँ सरकारी अधिकारी कर उपेक्षा बरतने, मतलब कोई सरकारी कोई अधिकारी है, कोई बैठा हुआ है ऑफिसर्स, तो वो कोई काम नहीं कर रहा है किसी अधिकार को लेकर, तो कोई मानव, कोई व्यक्ति, ह्यूमन क्या है, इस संस्था को जाके रिपोर्टिंग कर सकता है, वो इस पर जांच कर सकता है। क्या है, जैसे आप देख सकते हैं एक रिट निकलती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत, जो रिट निकाल नहीं सकते हैं, उसी रिट के तहत क्या है वो चेक कर लेता है कि कौन सा क्या बात है, तो इसको भी ये चेक करने का बात है। तो यहाँ वो सिर्फ चेक करेगा और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकता है, सौंपता ही है आप वहाँ, लेकिन दंड नहीं देगा क्योंकि दीवानी शक्तियाँ इससे प्राप्त हैं। देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का भी काम करता है। तो आप देख सकते हैं ये मानवाधिकारों का संरक्षक ही नहीं है, बल्कि मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए आपके अंदर जागरूकता पैदा करता है, एक चेतना पैदा करता है। आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट और अपने सुझाव क्या करेगा, सरकार को देता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से अदालत में दखल देता है। मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन पीटी में बनेगा कि अगर ये अदालती शक्तियाँ इसके पास नहीं हैं तो ये जांच करता है, रिपोर्ट सरकार को दी, फिर अदालत की तरफ से क्या करेगा, पीड़ितों की अदालत में दखल, मतलब अदालत में एक तरीके से क्या एक वकील के रूप में खड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसकी जांच रिपोर्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा दखल नहीं देते, क्योंकि इसमें भी पता है कि ह्यूमन राइट कमीशन है, एक सरकारी संस्था है और इसे भी क्या है मानवाधिकारों के संदर्भ में वहाँ भी जो जज सरकार व्यक्ति बैठे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जज हैं और हाई कोर्ट से। तो देखेंगे अपनी जांच करने के सिलसिले में इनके पास व्यापक अधिकार हैं। किसी भी अदालत की तरह देख सकते हैं, किसी भी अदालत की तरह ये चश्मदीद गवाहों को ठीक है क्या करे सम्मान देकर बुला सकता है। आपको कभी लगेगा उसे कि आपको बुलाना है या हमें लगेगा उसे या ये आप एक गवाह के रूप में मेरे सामने पेश हुई है क्योंकि आपका नाम आया है, ठीक है, इस मामले में, तो हो सकता है हमें भी वहाँ जाना पड़े एक गवाह के रूप में कि हाँ क्या बात है, क्यों हमें सम्मान मिला, क्योंकि उसके पास ये राइट है साहब को सम्मान भेजने का। अगर किसी ने आपका नाम दिया है गवाह के रूप में कि इन्होंने देखा है, तो आपको जाके वहाँ वही काम करना पड़ेगा जहाँ अन्य अदालतों में करना पड़ता है। किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं सरकारी दस्तावेज की भी जांच करने की राइट्स है, मांग कर सकता है, ठीक है, जेल में जाकर भी जांच कर सकता है, ठीक है। अगर आप जेल में बैठे हुए हैं, आपके जेल के अंदर किसी मानव अधिकारों का जेल अधिकारी उल्लंघन कर रहा है, आपको खाना पीना नहीं ठीक से खिला रहा है, तो वो वहाँ आप उसको एक पोस्ट कार्ड में लिख कर सीधे भेज दें धीरे से किसी के माध्यम से, तो जांच कर सकता है, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। याद रखिएगा, ये मैं कह रहा हूँ आपका मतलब आप नहीं, जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठे हुए हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं। कभी कभी वो स्वयं भी जा सकता है, उसे अगर किसी पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर मिल जाए, क्योंकि उसे स्वयं भी जाकर वहाँ जांच करने के अधिकारी है। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं भी हुआ है तब भी वो क्या करेगा, ऐसी संस्थाओं में जाकर जहां मानव के साथ क्या है, मानव रहते हैं, जिनके संरक्षक हैं, जिन्हें कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे जैसे कारा हुआ है, चाइल्ड जो बैठे हुए हैं, या जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पीड़ितों को क्या है जो है सरकार की ओर से क्या है सहायता प्राप्त मिलती है एक वेलफेयर के रूप में, तो वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि उन बच्चों, उन व्यक्तियों को
वो सुविधाएं मिल रही हैं जो सरकार ने दी हैं, वो कि नहीं मिल रही हैं, वो भी वो चेक करने का अधिकारी है। इसे देख सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक क्या करेगा, नागरिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में इसके पास निम्नलिखित पते पर शिकायत भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं, आपके कभी अधिकारों का उल्लंघन हो तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या है, एड्रेस है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, INA, नई दिल्ली 110023। आयोग के पास अर्जी भेजने की ना तो कोई फीस है, ना कोई फॉर्म, ना कोई तय तरीका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह भी क्या है, 26 राज्यों में भी 10 दिसंबर 18 की स्थिति है। NCERT के अनुसार 10 दिसंबर 2018 की स्थिति के में राष्ट्रीय राज्य मानवाधिकार आयोग है। हमने आपको बताया कि भारत क्या है, संघीय संस्था है, संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट में आती है। तो जो सेंट्रल में आपको संस्थाएं मिलेंगी वो आपको स्टेट लेवल, जैसे आप IAS का एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से आप देखिए PCS का एग्ज़ाम होता है। ठीक, उसी तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे हम बात करें अगर कि जो संस्था, जैसे आप देखते हैं संसद, ठीक, वही शक्तियाँ संसद में हैं, तो राज्यों में आप देखेंगे वही शक्तियाँ क्या है, विधान परिषद या विधानमंडल या विधानसभा। विधान परिषद अलग चीज़ है, विधानमंडल अलग चीज़ है, विधानसभा अलग चीज़ है, याद रखिएगा। हम देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ भी जाके ऑनलाइन अपनी शिकायत क्या करेंगे, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं www.nhrc.nic.in पर। तो आप देख सकते हैं, आपके ह्यूमन राइट के संदर्भ में आपके कभी अधिकार हों वो अपना हाथ उठाइए। हाँ, अपना हाथ उठाएंगे, मानवाधिकार है पास, हमारे पास नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन हम कोई सरकारी संस्था नहीं है। तो आप देखेंगे इक्वलिटी और फ्रीडम, पीस, ठीक, होप, ठीक है, डिग्निटी, ये सभी आपके राइट्स हैं। आप हमारे पास भी अगर कोई संस्था है, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे लगे कि हमारी मदद की ज़रूरत है, अगर हम मानव मदद करने के लायक हैं, क्योंकि मानव के कहाँ ह्यूमन राइट्स है, तो ह्यूमन राइट्स क्या है, एक मानव के तहत काम करता है। तो हम देखिए आपकी मदद करने के लिए आपको पढ़ा रहे, तो ये भी एक ह्यूमन राइट्स है, आप देख सकते हैं इसे। इसके साथ ही हम अधिकारों का बढ़ता दायरा के संदर्भ में बात करेंगे, तो ह्यूमन राइट कमीशन के संदर्भ में देखेंगे कि वर्तमान में क्या है, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में आप देख रहे हैं क्या है, नई नई गाइडलाइन आ रही हैं। क्या कभी आप देखेंगे राइट टू प्राइवेसी, अभी हाल ही में आप देखेंगे राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत समय से डिबेट चल रही थी। आप पहले आपको क्या था, रात को 10 बजे से पहले लोग लाउड स्पीकर बजाते थे, आपको सोने को नहीं मिलता था, डिस्टरबेंस होता था। आज क्या है, सोने का अधिकार भी आपको फंडामेंटल राइट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, ठीक है। ऐसे केस आए जिसमें लगा कि ये मानव के अधिकारों का उल्लंघन है। तो आप देखेंगे राइट टू क्या है जो इंफॉर्मेशन है ह्यूमन राइट के संदर्भ में, तो आप देखेंगे फंडामेंटल राइट, नई नई गाइडलाइन के साथ राइट टू प्राइवेसी आ गया, सूचना के अधिकार, बहुत सारे अधिकार आपको मिले हैं। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 को अगर ठीक से पढ़ के देखिए तो आपको अधिकारों की एक श्रृंखला दिखाई पड़ेगी जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, वो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, याद रखिएगा। वही ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 21 के तहत तो आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट भी है आपका, और इसके साथ ही नए नए अधिकार आपको मिल रहे हैं। तो देखेंगे अधिकारों का बढ़ता दायरा, आप देखेंगे जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आज अपने अधिकारों के लिए मांग करने लगे हैं। यही लोकतंत्र का वास्तविक अधिकार हैं आपके पास, देख सकते हैं। संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार ही नागरिकों को मिलने वाले अधिकार हैं, यह सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो संविधान द्वारा आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं सिर्फ यही आपके अधिकार हैं, तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट कमीशन में अन्य मानव अधिकार भी हैं, आप देख सकते हैं। मानव अधिकार का मतलब है कि जो विधिक अधिकार हैं आपके, जो क्या है, एक मानव होने के नाते अधिकार हैं, ठीक है। एक कल्चरल राइट्स भी, तो आप देख सकते हैं सही नहीं है। मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों का स्रोत हैं, तो आप देखेंगे जो मौलिक अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स, आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट से ही सभी अधिकारों का क्या है,
जन्म होता है। इन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इनके सब अधिकार के रूप में नए नए अधिकार निकलते हैं। जैसे आर्टिकल 19 में जाएंगे तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 के आप देखेंगे आपको बहुत सारे अधिकार निकल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं। जैसे मत देने का अधिकार, सूचना मांगने का अधिकार, तो आर्टिकल 19 के माध्यम से ही निकलना है। आप 21 में जाएंगे तो 21 के माध्यम से तो आपको एक श्रृंखला दिखाई पड़ेगी कि जैसे एक श्रृंखला निकल रही है कि एक आपको कहें अगर सूर्य से निकला एक हाइड्रोजन, ठीक, तो उससे क्या है, ऐसे एक श्रृंखला निकल रही फिर इससे, तो इस तरीके से आर्टिकल 21 से अगर आप इसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक। तो मौलिक अधिकार बाकी सारे अधिकारों का स्रोत हैं। हमारे संविधान और हमारे कानून हमें बहुत सारे अधिकार देते हैं और साल दर साल अधिकारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप क्या है जागरूक, आपके अंदर ह्यूमन राइट कमीशन स्वयं जागरूकता बढ़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने गाइडलाइन से जागरूकता बढ़ा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया आपके अंदर जागरूकता पैदा कर रही है। आपके अंदर क्या है, नए नए अधिकारों का जन्म। आपको लगता है कि ये हमारा अधिकार है तो आप भी सोच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो इसलिए सोचती बैठी है कि आपको नया थाट मेरे पास लेके आएँ और उसी थाट के आधार पर हमको एक नया राइट दें। बस लीगल हो, ठीक है, तार्किक हो, संविधान से उल्लंघन ना कर रहा हो वो राइट जो आप राइट मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये मेरा ह्यूमन राइट्स है, ये मेरा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। जैसे फंडामेंटल राइट्स में अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राइट टू प्राइवेसी कह सकते हैं। तो आप राइट टू प्राइवेसी के साथ आप क्या है, फंडामेंटल राइट प्राप्त हुआ आपको, देख सकते हैं। इसी प्राइवेसी के तहत की किसी की प्राइवेसी कभी भंग हुई होगी, उस प्राइवेसी के आधार पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर हुई होगी, उसी रिट के आधार पर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अंततः थॉट आया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे बात करें, समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता देख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी चीज़ें मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, अधिकारों का विस्तार ही हैं और वो उन्हीं से निकली हैं। कहाँ से? फंडामेंटल राइट से। और आगे हम बात करें, इसी में आगे जुड़ा हुआ है कि अब स्कूली शिक्षा हर राज्य का भारतीय, ठीक है, हर स्कूली शिक्षा हर भारतीय, हर व्यक्ति का अधिकार बन चुकी है। क्या? फंडामेंटल राइट। आपको कोई रोक नहीं सकता है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। आप सरकार से डायरेक्ट मांग कर सकते हैं, हमें मुफ्त और शिक्षा चाहिए 14 वर्ष तक, सरकारी संस्थानों में, ना कि प्राइवेट संस्थानों में। तो 14 वर्ष तक आप क्या करेंगे, अपने बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा, या स्वयं बच्चा ये मांग कर सकता है। तो देखेंगे कि अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद ने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला कानून भी पास कर दिया है। आप देख सकते हैं संदर्भ में सूचना का अधिकार पास है। यह अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही, हमने आपको बताया कि आर्टिकल 19 के तहत बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो निकले हुए हैं। तो आप सूचना का अधिकार हुआ और अन्य अधिकार हुए, तो देख सकते हैं इन्हें, जैसे मत देने का अधिकार हुए और अन्य अधिकार हैं ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में। इसके साथ ही हम बात करें कि इसी के साथ आगे आया था, इसमें मैंने डाला नहीं है, कि आने वाले समय में जो है क्या है, निजता के अधिकार को भी जो मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, उसी के तहत आप देख सकते हैं ये लाइन 2018 में लिखी गई थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। देख सकते हैं इसे। आगे हम बात करें, सरकारी दफ्तरों में सूचना मांगने पाने का अधिकार आपको है, आप मांग सकते हैं, लेकिन वो सूचना के अंदर हो इंस्टीट्यूशन। इसी के साथ, क्योंकि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन का भी अधिकार जो है शामिल दिया है। आप देखेंगे इसी के तहत क्या है, जो है एक खाद्यान्न अधिनियम आया है, जिसमें क्या है, भारत के हर व्यक्ति को, ठीक है,
अगर किसी के पास खाना खाने को पैसे नहीं है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे वो भोजन राशन उपलब्ध कराए। तो आप देखेंगे कि खाद्यान्न के अधिकार के तहत लोगों को राशन दिया जाता है, क्योंकि जीवन के अधिकार के विस्तार किया गया है, उसमें भोजन के अधिकार को कुछ शामिल किया गया है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और सरकार ने अधिनियम पास किया हुआ है। साथ ही अधिकारों का दायरा संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। आप देखेंगे कि जो अधिकारों का संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार, हमने बताया ऐसा नहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही एक राइट्स हैं, तो इसके बाद भी इससे बहुत सारे अधिकारों का जन्म हो रहा है। जैसे ठीक है फंडामेंटल है, राइट्स हैं, तो आप देखेंगे इसी से कहीं ना कहीं सब राइट्स जो हैं जन्म ले रहे हैं या निकल रहे हैं। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है, जैसे संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं पर संवैधानिक अधिकार, ये भी आपके अधिकार हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये भी सब अधिकार हैं आपको। चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है आपके पास, ये चुनाव में वोट देने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कौन सा संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक मतलब संविधान के विधानों के अनुसार है, ना कि फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, संवैधानिक विधिक और कौन सा फंडामेंटल मतलब। तो इसके साथ ही हम बात करें कई बार मानवाधिकारों का भी विस्तार होता है। असल में आप देखेंगे सर्वमान्य नैतिक दावे हैं, ठीक है, ये एक नैतिक दावे हैं। आप इन अधिकारों के संदर्भ में जीएस के 4th पेपर में भी एप्लीकेशन यहाँ करेंगे यहीं से, ठीक है। फोर्थ पेपर में आप देख सकते हैं इसी चीज़ों को बाकायदा आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो कानून, क्योंकि बहुत से व्यवहारिक पार्ट है उसका, जो कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी। आप देखेंगे इन्हें उस अर्थ में अधिकार नहीं कहा जा सकता जैसा हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था। मतलब ये नैतिक दावे हैं, कानून द्वारा मान्य भी हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गए, आपके अधिकार हैं, आपको लगे कि ये मेरा अधिकार है, ठीक है, आपके अंदर जागरूकता आई, एक नया थॉट जब निकला कि इस अधिकार के तहत मुझे एक अधिकार ये भी निकलता है। आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने एक PIL दाखिल की या एक रिट दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर देखा क्या कि ये वाकई में उस पर, क्योंकि वो विधि की व्याख्या या संविधान की व्याख्या करने के लिए ही बैठे हैं, विधि विशेषज्ञ हैं। तो आप देखेंगे कि जो कानून द्वारा मान्य हो सकते हैं और नहीं भी, उन्हें लगेगा कि ये सही है तो उसे कहेंगे कि ये संविधानिक है, विधिक है, ठीक है, ना कि आपको तो संविधान के तहत है, विधिक अधिनियमों के तहत है, क्यों यही आप देखेंगे। और नहीं भी मतलब हो सकता है उन्हें लगे कि ना ये संवैधानिक है ना विधिक है, दोनों ही कह दें नहीं है। आप ये ठीक आपका एक राइट है जो समाज या कानून के तहत मिला हुआ है और फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। जैसा हमने पहले परिभाषा के माध्यम से बताया था, दुनिया में लोकतंत्र के फैलावों के साथ आप देखेंगे सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दुनिया में लोकतंत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, लोगों में विकास या शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। अधिकार का मतलब है ना कि कौन से अधिकार, जाति धर्म वाले नहीं कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन ह्यूमन राइट नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, आपको ह्यूमन राइट्स देगा, ठीक। ह्यूमन राइट मतलब जो आपको जन्म होने के साथ एक मानव होने के नाते के अधिकार है, तो उन अधिकारों की बात हम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दुनिया में लोकतंत्र के फैलावों के साथ सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इन सर्वमान्य नैतिक दावों को माने, उन्हें कानूनी रूप दें। कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां और प्रतिज्ञा पत्रों पर भी अधिकारों के दायरा बढ़ने में मदद की है। आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों में चाहे प्रतिज्ञा पत्र हो, ये क्या है, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में। और आगे हम बात करें अधिकारों के संदर्भ में, तो अधिकारों का बढ़ता दायरा बढ़ता जा रहा है, कह सकते हैं। हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको नया एक अधिकार सुप्रीम कोर्ट हर एक साल आपको एक नया अधिकार लगभग दे ही देता है, हर मतलब एक पंचवर्षीय योजना में, ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स है।
तो आप देखेंगे इस पंचवर्षीय योजना में आपको क्या है, सुप्रीम कोर्ट से निकल के आया राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जो अभी हाल ही में पास हुआ है। ठीक है, आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है इस पे आजकल जो कंपटीशन के एग्जाम है। तो अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, हर समय नए अधिकार सामने आ रहे हैं, ये लोगों के संघर्षों के हासिल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे अधिकार आपको गए और आपको मिल गए। ठीक है, हर अधिकार के साथ आपको बात संवाद करना पड़ा। बात संवाद का मतलब आपके अंदर कोई विचार आया, ये मेरा राइट्स है, आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट रिट दायर की। रिट दायर करने के बाद क्या हुआ, एक वाद विवाद का दौर चला। तो वाद विवाद के दौर के बाद हासिल हुआ क्या, ये अधिकार है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आपने सरकार से मांगा, सरकार का भी एक वकील बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी दलीलों को पेश करेगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जितने राइट्स हम मानव अधिकारों को देते जाएंगे, हमारे पावर्स लिमिटेड होते जाएंगे, हमारी शक्तियाँ सीमित होती जाएंगी। तो सरकार भी इसके लिए एक एपीओ गठित करती है, एक सरकारी वकील कि हम ये अधिकार कैसे दे दें, उसे भी देने में कठिनाई होती है, क्योंकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है, तो वो अपना फॉलो करते हैं। ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोगों के संघर्षों से हासिल हुए हैं। समाज के विकास और नए संविधान के निर्माण के साथ नए अधिकार सामने आए। आप देखेंगे कि जब मॉडर्न हिस्ट्री के दौर में आप जब पढ़ते हैं क्या है, जब स्वतंत्रता आंदोलन में तो बहुत सारे अधिकार जो है अपने बेसिक सरकार से भी प्राप्त किए थे, कौन से, भारतीय लोगों ने, लेकिन वहाँ भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि संविधान जब लिखा गया तो एक वाद विवाद का दौर चला। उस वाद विवाद के दौर पर एक नया विचार थाट निकला, जो एक आपको संविधान लिखित रूप में प्राप्त है और समय के साथ उसमें संशोधन हुए हैं। ठीक है, वर्तमान मांगों या समस्याओं को ध्यान में रखते हुए। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट जो इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं, उन्हें भी संविधान की व्याख्या करने की राइट मिली हुई है कि इससे नया थॉट निकल रहा है या ये लीगल है, मतलब तार्किक है कि नहीं है, मानव अधिकार आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये देख सकते हैं। तो समाज के विकास या नए संविधानों के निर्माण के साथ ही नए अधिकार आपके पास सामने आए हुए हैं। संविधान बनाने संबंधी अध्याय में हमने संविधान बनाया था, किसी मतलब एनसीईआरटी ने, हमने नहीं। तो आप देखेंगे कि संविधान बनाने संबंधी चैप्टर्स में हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। छोड़ दीजिए इसे। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में हमने आपको बताया कि संविधान कैसे बना था। नागरिकों को कई तरीके के नए अधिकार मिले, इनमें कुछ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स है, तो आप देखेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट आपको मिले हुए हैं। ठीक है, आप इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी अधिकार मिले हैं। दूसरी बात करें इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो आप देखेंगे सिविल सोसाइटी की आप आजकल, क्योंकि समसामयिक समय में आप देख सकते हैं क्या, सिविल सोसाइटी। तो सिविल सोसाइटी आजकल क्या है, चर्चा में रहती है। इसी सिविल सोसाइटी से आप देखेंगे आपके ह्यूमन राइट्स और अन्य जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारी अधिकारों की मांग करती हैं। जिनसे संघीय इंस्टीट्यूशन से आप देख सकते हैं। हम आगे बात करें निजता का अधिकार, आपको पता है इस कारण नागरिकों को उनके घरों से तलाशी नहीं ली जा सकती है, फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते हैं, उनको चिट्ठी पत्री लिखकर खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। अगर आपके नाम कोई चिट्ठी आई है, कहाँ कोई चिट्ठी आपको आपने व्हाट्सएप पे भी किसी को चिट्ठी भेजी है, तो वो भी आपका निजता का अधिकार है कि कोई आपका फ़ोन उठाकर देख नहीं सकता। याद रखिएगा, आप अपने जितने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे, उतना ही आपके अधिकार आपको प्राप्त होंगे। तो निजता के अधिकार के तहत आपको बताया था मैंने, निजता का अधिकार आपको मिला हुआ है फंडामेंटल राइट के रूप में। तो आप देखेंगे कि नागरिकों और उनके घरों की आप तलाशी जो है नहीं ली जाती है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी अगर कोई किसी घर की तलाशी लेता है, तो ऊपर के अधिकारी से उसकी क्या करता है, परमिशन प्राप्त करता है। इसके बाद वो उसके घर की तलाशी ले सकता है। आपको वो गिरफ्तार भी करता है, तो उसका भी एक नोटिस होता है, वारंट होता है, जो उसके तहत आपको कोई जो है पुलिस ले जा सकती है। आगे हम बात करें, उसके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते। अगर फ़ोन टैप किए गए हैं तब भी आप दिए जाए, अगर आपको साक्ष्य प्राप्त हो जाए, आप सीधे चले जाइए किसी भी अधिकार में, आप देख सकते हैं उनको प्रॉपर उसके साथ जुर्माना और दंड का अधिकार है। हम आगे बात करें, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता है। मतलब आपकी कोई ईमेल, आपकी कोई व्हाट्सएप, आपकी कोई पत्र आता है, कोई लेटर आता है, कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से, तो बीच रास्ते में ना डाकिए को, ना पोस्टमैन को पढ़ने का राइट है, ना ही
क्या है, जो कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस या आपके मित्र को प्राप्त हो गया उसे भी वो पत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निजता के अधिकार के तहत आपको वो उल्लंघनीय है। नैतिक उल्लंघनीय तो है ही, अब नैतिक के साथ ये कानूनी रूप से भी उल्लंघनीय है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी के संदर्भ में देख सकते हैं, सरकार जो जगह जगह कैमरे लगवाती है ये भी क्या है, निजता के अधिकारों का उल्लंघन है हालांकि, लेकिन सरकार इसका दावा करती है कि हम सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लोक व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है ना कि किसी के घरों में लगा है। तो ये सरकार के पास राइट्स हैं कि वो रोडों पर जो है जगह जगह कैमरे लगवा सकती है, कि रोड पे क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था के तहत लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक चलती है, तो उस संदर्भ में उसके पास राइट हैं। और इसी के तहत उसने सरकार ने देखा होगा जगह जगह आपको कैमरे लगाए हुए हैं, लेकिन सरकार का ये दायित्व नहीं है किसी के घर में जाके कैमरा लगा दे। तो आप याद रखिएगा, आपके कभी ऐसे अधिकारों का उल्लंघन हो, आप सीधे आप एक रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, बाकायदा आगे देख सकते हैं, लेकिन आपके पास साक्ष्य भी हों। ठीक है, उस आधार पर आगे हम बात करें तो देखेंगे पर्यावरण के बात के संदर्भ में, तो पर्यावरण के अधिकार का संदर्भ है ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। ठीक है, आप देखेंगे आर्टिकल 48A DPSP, याद रखिएगा। तो पर्यावरण के अधिकार का मतलब है ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल रूट में भी है, लेकिन ये यहाँ डीपीएसपी में भी है। तो पर्यावरण का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही निकलता है, आप याद रखिएगा 21 में ही निकला हुआ है। तो पर्यावरण का अधिकार ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो, ये आपको मिला हुआ है। और पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, ठीक है, सरकार आपको पर्याप्त आवास भी प्राप्त कर सकते हैं, ये मानव अधिकार हैं आपके पास। ठीक है, तो आप देखेंगे सरकार हर किसी को क्या है, आवास उपलब्ध कराने की कोशिश भी कर रही है। और स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में देख सकते हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुंच का अधिकार है। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। आप याद रखिएगा कि स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार हर किसी को है। ठीक है, आपको बता दें रोटी, कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं ना, आदमी का प्राथमिक अधिकार है। तो प्राथमिक अधिकार है तो फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं भी, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच का अधिकार है। किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा इस संदर्भ में। और आगे बात करें, अनेक लोगों का मानना है कि काम का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं का अधिकार है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको काम करने का अधिकार मिला है, तो आर्टिकल 39 में चले जाएंगे डीपीएसपी में, तो आपको देखेंगे सरकार क्या है, काम करने का अधिकार दे रही है। स्वास्थ्य का अधिकार 15 में ही मिल रहा है आर्टिकल आपको। ठीक है, कि स्वस्थ वातावरण में स्त्री को या बच्चों बालकों के साथ जो है अच्छे काम कर सकते हैं, उनको उपलब्ध वातावरण दिया जाए। जीने के लिए जरूरती न्यूनतम आवश्यकताओं के अधिकार मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं निजता के अधिकारों को भारत में मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। तो यहाँ लिखा था बना देना चाहिए, क्योंकि अब मौलिक अधिकार ये बन चुका है। ठीक है, तो बना दिया गया है, कर दीजिए आप इसे कि ये एग्जीक्यूट हो चुका है। आगे देखकर बात करें हम आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र। आप देखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र क्या है, जैसे हमने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, पेरिस सिद्धांतों पर, पेरिस जो एक सिद्धांत की बात की, ट्रीटी की बात की थी। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। उसी तरीके से आप यूएनओ की बात करेंगे, तो यूएनओ की संस्था है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में ऐसे अनेक अधिकारों को मान्यता दी गई है, क्या है, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे अधिकार जो मान्यता प्राप्त हैं लेकिन भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों से नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब आपसे हमने बताया था बहुत सारे आपके पास ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं जो आपको मौलिक अधिकारों में नहीं दिखेंगे डायरेक्ट, लेकिन उसके सब पार्ट में उसी से निकल रहे हैं, तो सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखेंगे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं लेकिन इनडायरेक्ट उसी से जुड़े हुए हैं। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे
इसने अभी अंतर्राष्ट्रीय संधि का रूप नहीं लिया है, लेकिन दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता इसके लिए मानक विधिक अधिकार के रूप में देखते हैं, इसमें शामिल हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मतलब ये कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की बात हो रही है। इन अधिकारों के संदर्भ में देखेंगे क्या कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अभी इनका रूप नहीं लिया गया है, कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन इस पर बाकायदा काम हो रहा है। इसमें शामिल किए गए मानवाधिकार के रूप में, लेकिन इन्हें देखे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखें, इसे एक मानक अधिकार के रूप में देखा गया है। आप देखेंगे जैसे काम करने का अधिकार भारत में मिला हुआ है आपको, हर किसी को क्या है, आपको काम करने का अधिकार दिया गया है। जैसे क्या है, मनरेगा देख सकते हैं, हर किसी को काम करने, अपनी जीविका के उपार्जन करने के लिए अवसर है। और आप देखेंगे काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार, मजदूर और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो हम देख सकते हैं कि काम करने के सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद माहौल का अधिकार तथा मजदूरों और उनके परिवारों के लिए क्या करेगा, एक सम्मानजनक जीवन स्तर और उचित मजदूरी। तो आप देखेंगे सरकार ऐसे क्या कानून बनाती है, जैसे क्या है, मनरेगा के तहत आपको सरकार 100 दिन काम करेगी, सम्मानजनक काम करने का अधिकार देगी, जीवन स्तर लाएगी, मजदूरी करने का अधिकार, मजदूरी करने का अधिकार आप देखेंगे भारत में क्या है, भारत और राज्य गवर्नमेंट क्या करती है, एक मजदूरी क्या कर, न्यूनतम मजदूरी पास करती है कि इतनी मजदूरी मिलेगी। उस मजदूरी के तहत अगर सरकार ने पास कर दिया कि एक आम मजदूर को प्रतिदिन 300 या 500 रुपये मिलना चाहिए, अगर उस से कम कोई मजदूरी देता है तो वो दंडनीय अपराध है, याद रखिएगा। तो उसके तहत आपको सजा हो सकती है, अगर उसने कहीं जो है एक्शन ले लिया तो इसके तहत भी आपको अधिकार मिले हुए हैं। बस जानना ये है कि आप कितना इसके प्रति जागरूक हैं, क्योंकि हर आदमी भारत में क्या है, शिक्षा, जब संविधान बना था, देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय इतनी शिक्षा नहीं थी, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, ठीक है। आप देखेंगे जैसे जैसे भारत में शिक्षा का अधिकार बढ़ता जा रहा है, लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग अपने अधिकारों की मांग करते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकारों को वो अधिकार देने पड़ रहे हैं। मतलब सरकार उसमें नानुकुर तो करेगी, क्योंकि सरकार बैठी है कि कैसे दे दें, हमारे पास ये नहीं है वो है, लेकिन आपको देती ही है, क्योंकि बैठे तो आप ही की प्रतिनिधि हैं। बस वो कहते हैं कि हम अब एक विधिक संस्था के रूप में बैठ गए हैं, आप मुझसे मांग कर रहे हैं तो हम इस पर डिबेट करेंगे, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट या अन्य जगह। तो आप देखेंगे कि उनके सम्मानजनक जीवन स्तर, लायक उचित मजदूरी का अधिकार है। आगे हम चर्चा करेंगे सच जीवन स्तर जीने के लिए क्या अधिकार में पर्याप्त भोजन होगा, कपड़ा और मकान का अधिकार शामिल है, ठीक है। ये प्राथमिक है। इसी की तरह आप देखेंगे वेलफेयर स्टेट के रूप में सरकार शुरू से ही क्या है, भारत में भोजन, कपड़ा तो खैर नहीं देती है, फिर भी आपको समाज सेवी संस्थाएं कपड़ा उपलब्ध कराती हैं। तो पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान का अधिकार, रहने का अधिकार देती है, रैन बसेरा प्राप्त कराती है, सामाजिक सुरक्षा और बीमा का भी अधिकार देती है। आप देखेंगे सरकार ने क्या है, आपका भी बीमा कर रखा है कि आइए हम आपका बीमा कर दें, अगर कुछ दुर्घटना होती है तो हम आपके साथ, हम भी कुछ जो है इसमें जमा करेंगे, आप भी जमा कीजिए और हम आपकी जीवन की जिम्मेदारी हम भी संभालते हैं। तो सरकार ने स्वयं आपकी एक जीवन की जिम्मेदारी संभाल रखी है, भारत सरकार ने बीमा करके। तो कुछ अंश आप उसमें देंगे, कुछ सरकार देगी, और वही आपका क्या है, बीमा का अधिकार के तहत। तो आप देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, बीमारी के समय इलाज, ठीक है। आप देखेंगे स्वास्थ्य का अधिकार, बीमारी के समय इलाज के लिए भी आप बीमा करा सकते हैं। प्रजनन काल में महिलाओं का खास ख्याल, महिला महामारियों की रोकथाम, खासकर आप क्या है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 39, अन्य बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो इन अधिकारों को एक्टिव कराया गया है भारत में। अन्य बात कर सकते हैं, भारत शिक्षा के अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा तक सम्मानजनक पहुंच। आप देख सकते हैं आज भारत में शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर कोई आपको शिक्षा प्राप्त करने से रोकता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 6 से 14 वर्ष के अलावा भी आपको शिक्षा पाने का अधिकार है। याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष तो आपको देना ही है, तो मौलिक अधिकार है, तो सरकार से आप मांग करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भी आपको शिक्षा पाने से रोके तो भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि शिक्षा पाने का अधिकार, शिक्षित होने का अधिकार हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और सम्मानजनक शिक्षा या समान पहुंच, ये अधिकार, समान पहुंच मतलब है यहाँ
सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, समान पहुंच, मतलब आप देखेंगे हर राज्यों में क्या है, प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहे हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य काम कर रहे हैं। अभी अभी एक नई शिक्षा निधि विधि लागू हुई है या अधिनियम लागू हुआ है सभी को समान शिक्षा प्राप्त कराने के लिए। आगे हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये चैप्टर आपको ख़त्म किया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके कुछ पार्ट को देख सकते हैं। तो देखेंगे कुछ शब्दावलियां हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी है जो है इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे हमने आपसे एक बात की थी प्रतिज्ञा पत्र, जैसे ट्रीटी होता है, उसी तरीके से आप देखेंगे ये प्रतिज्ञा पत्र क्या है, नियमों और सिद्धांतों को कायम करने का व्यक्ति, समूह, देशों का वायदा। मतलब कि आप देखेंगे जब एक सरकार, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ क्या करती है, एक समझौता करती है। उसी समझौता में देखेंगे कुछ सिद्धांत होंगे, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्ति होंगे तो दो व्यक्ति होंगे, दो देशों के बीच हो सकता है, दो समूह के बीच हो सकता है ये काम। तो आप देखेंगे अक्सर कर जब प्रतिज्ञा पत्र होता है वो तो नियमों सिद्धांतों को कायम करने का व्यक्ति। आप अगर जाएंगे कोर्ट में, क्या कोर्ट में गए, आपने दो व्यक्ति हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, नो इफ़ यू डोंट माइंड, तो आप करेंगे क्या कि आप गए कोर्ट मैरिज करने, तो वहाँ भी दो व्यक्ति हैं तो एक प्रतिज्ञा पत्र होगा जहाँ दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे, हाँ हम बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रतिज्ञा पत्र है कि हम एक समझौता कर रहे हैं। तो आप देखेंगे लेकिन ये आगे हम बात करेंगे नियमों सिद्धांतों को समूह व्यक्ति और समूह, हालांकि ये विधि है, विधि के संदर्भ मतलब ला है, इसमें और भी सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने चले जाएंगे कि भारत में शादी क्या है, समझौता है कि संस्कार है, ये भी हम अभी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ प्रतिज्ञा पत्र पे बात करेंगे। तो नियमों सिद्धांतों को कायम करने का, रखने का व्यक्ति, समूह या देशों का वायदा है। ऐसे बयान या संधि पर दस्तखत करने वाले इनके पालन को कानूनी बाध्यता देती है होती है। आप देख सकते हैं कि नियमों सिद्धांतों को कायम करने का व्यक्ति, ठीक है, और समूह या देशों का एक वायदा होता है क्या, प्रतिज्ञा पत्र। इन्हें ऐसे बयान या संधियों पर दस्तखत करने वाले इसके पालन की कानूनी बाध्यता देते हैं, ठीक है। अगर दो देशों के बीच हुआ, अगर कानूनी टैक्स तोड़ता है तो एक तोड़ता है, दूसरा भी तोड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे मानव अधिकारों के लिए, लेकिन अगर कोई कानूनी बाध्यता तोड़ता है तो वो इस पे क्या है, जो इंटरनेशनल बैठा हुआ है क्या आपके लिए एक न्यायपालिका, वहाँ आप इस पे दखल दे सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये वायदा किया था लेकिन अब तोड़ दिया, तो वहाँ भी आप जाके रिट दायर कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं भारत के नागेंद्र, नाम पूरा याद नहीं, वो वहाँ के जस्टिस रहे हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे प्रतिज्ञा पत्र के साथ कि आप देखेंगे जो क्या है, बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ भी अनुबंध होता है, अनुबंध होता है ना, अनुबंध को प्रतिज्ञा पत्र कहेंगे। अनुबंध के साथ आप देखेंगे जो हॉलीवुड बॉलीवुड में जो फिल्म साइन करने वाले जो फिल्मी लोग होते हैं उन्हें भी ट्रीटी एक प्रतिज्ञा पत्र पर साइन करना पड़ता है। तो आप देखेंगे इसी शब्द प्रतिज्ञा पत्र होता है कि दावा, सभी, अगर दावा की बात करें अब तो दावा कैसे आप दावा करेंगे, कि दावा है कि सभी नागरिकों, समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो दावा के संदर्भ में आप देखेंगे कि सभी नागरिक हैं और सभी नागरिकों के साथ समाज या सरकार से किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं। मतलब जहां कानूनी है, मतलब कानूनी संस्था बैठी है तो कानूनी अधिकार आप उसी से मांग कर सकते हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत से। व्यक्तिगत कानूनी अधिकार, क्योंकि वो व्यक्ति खुशी उस देश, कानूनी का मतलब आप जिस देश में बैठे हैं उस देश की, ठीक है, उस देश की संस्थाओं से, उस देश के संविधान से आप कानूनी अधिकार की मांग कर सकते हैं। कानूनी का मतलब है अगर कोई कानूनी अधिकार पारित नहीं किया गया है और समाज की वो बहुत एक बड़ी समस्या है, तब भी आप सड़कों पर उतरकर आप उस अधिनियम की मांग कर सकते हैं। जैसे भारत में दहेज प्रथा अधिनियम पास किया गया था, इस संदर्भ में याद रखिएगा। आगे हम किसी नागरिक द्वारा कानूनी या नैतिक अधिकारों की मांग करेंगे। अब हम बात करेंगे दलित की। भारत में आप देखेंगे कि दलित वर्ड एक चला आ रहा है शुरू से ही। तो आप देख सकते हैं कि दलित किसे बोलते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, बहुत सारी रिट दायर हो चुकी हैं। कोई किसी को अगर इनके नामों से बुला दिया जाए, मतलब कोई कह दे किसी को कुछ, जैसे हम वो जो नाम ले रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बताने के क्रम में ले रहे हैं।
ना कि कोई ऐसा काम। अगर आप किसी को, जैसे काम करने वाला व्यक्ति है, जैसे मैला ढोने वाला कोई व्यक्ति है, उसको आप भंगी बोल दें, किसी को चमार बोल दें, किसी को क्या है, किसी को धोबी बोल दें, तो आपको क्या है, दंडनीय अपराध है। याद रखिएगा, काम ऐसा मत कीजिएगा, उन्हें दलित बोलिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन है। तो हम बात करेंगे ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसे दूसरी जातियों के व्यक्ति छूने लायक नहीं है मानते हैं। ये हमने बताया इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ गाइडलाइन बनी हुई है कि आप उन्हें दलित कह के बुलाएंगे, ना कि उनको अपमानजनक शब्दों से कहकर बुलाएंगे, क्योंकि भारत में जो वर्ण व्यवस्था बनी थी वो उनको देखा गया था कि उनको काम के आधार पर निर्धारित कर दी गई थी, जो वर्तमान में क्या है, अमान्य घोषित कर दी गई है संविधान के तहत। अब भारत में जब संविधान बना तो ये सारी व्यवस्थाओं को अमान्य घोषित किया गया है। हर किसी को काम करने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, हर किसी को जो है काम करने का अधिकार है। तो आप देखेंगे कि ऐसी जाति में जन्मा व्यक्ति जिसने दूसरी जातियों को व्यक्ति छूने लायक नहीं मानते, मतलब अगर प्राचीन वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में वो आपके साथ रह सकते हैं। याद रखिएगा, दलितों के लिए, ठीक है, आप अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आप देखेंगे भारत सरकार इनको रिजर्वेशन किसके नाम से देती है, अनुसूचित जाति, और क्या करेगी, अनुसूचित जाति करेगी, अनुसूचित जनजाति करेगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग करेगी, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये भी आप देखेंगे, आप इसमें जोड़ दीजिए। अब आप इस वर्ड को भी तो इसे रख सकते हैं। जाति रूप से समूह की बात करेंगे, मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें क्या है, लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। तो जाति समूह की बात होती है। भारत में क्या है, आप देखेंगे खाप पंचायत खौफ पैदा करती है भारत को लोगों के लिए। तो देख सकते हैं खाप पंचायत में तो जाति समूह की बात करेंगे तो मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें आप क्या करें, आपस में एक मूल या सम्यक वंश के, मतलब हम एक वंश के हैं, हम आपस में शादी करेंगे। तो भारत में शादियों का प्रचलन जो ऐसी जो क्या है, जिसे हम भारत कहते हैं अरेंज मैरिज, तो आपसी समझौते, आपसी सलाह से जो शादियां होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो भी मान्यता देता भारत सरकार। तो मानव जाति का ऐसा समूह जिसमें लोग आपस में एक मूल या सम्यक वंश के हों। एक जाति समूह के लोग सांस्कृतिक आचरणों, धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़े हों, इसे हम जाति समूह कहते हैं। और अन्य जातीय समूह को संदर्भ में इस तरीके से बात होती हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन्हें संवैधानिक रूप से क्या है, ये सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। आप जैसी ये मान्यताएं जाति समूह हैं, हर वर्ग, हर जात के लोगों के साथ वो मान्यताएं तो जुड़ी हैं, लेकिन हर कार्य करने के लिए संविधान हर व्यक्ति को वो मान्यता देता है। ऐसा नहीं है किसी को क्या, किसी को जैसे हम बात करें कि शिक्षा के अधिकार या धार्मिक अधिकार, तो हर व्यक्ति को कोई भी अधिकार सब मिले हुए हैं। तो आप देखेंगे, अब आप बात करेंगे सम्मन के संदर्भ में। जैसे आपके पास सम्मन आया, हमने बताया कि जब आप एक गवाह के रूप में पेश किए जाएंगे तो क्या हो कि आपको भी अदालत एक सम्मन भेजा कि आप गवाह के रूप में आइए सामने, या नोटिस भेजेगा। तो सम्मन एक तरीके का नोटिस है। आप नोटिस है, मान लीजिए कोई याचिका करता गया संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट या ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ उसने एक याचिका दायर की कि हमारे खिलाफ इस संस्था ने, इस व्यक्ति ने हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वो उस पर एक रिट दायर होगी। उस रिट दायर होने के बाद क्या होगा, वह एक संस्था, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या मानवाधिकार आयोग हो, वो एक रिट दायर करेगी जिसका नाम आपने लिया है व्यक्ति, संस्था या सरकार या फिर किसी अन्य के खिलाफ, जो भी सामाजिक संस्था हो। तो आप देखेंगे वहाँ जाएंगे, क्या होगा, वहाँ एक सम्मन जाएगा। उस सम्मन पे वो उन्हें हाजिर होना पड़ता है। उस सम्मन के साथ वो वहाँ व्यक्ति हाजिर होंगे और उन पे पूछा जाएगा कि आप, तो देखे जाएगा वो भी, अगर ऐसी कुछ बात है तो वो भी एक अपना क्या करेगा, एक वकील दायर करेगा। वकील दायर मतलब एक वकील हायर करेगा। हायर करने के साथ ही तो क्या करेगा, वो भी अपनी दलील फिर पेश करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की हाई सरकार की तरफ होगा तो सरकारी वकील वहाँ जाएगा कि हाँ हमारे खिलाफ एक सम्मन है, मतलब सरकार का एक वकील बैठा हुआ है, तो वो भी सम्मन देखेगा कि किसके खिलाफ क्या सम्मन है। जैसे हम बात करें कि आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो अगर पीसीएस के पेपर के साथ कुंजी के साथ आपने देखा होगा कि वहाँ के आंसर को लेकर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, या तो वहाँ क्या, या आप जाएंगे कहाँ,
यूपीएससी, तो यूपीएससी का भी एक सरकारी वकील है उसके पास, वो भी अपना एक वकील हायर कर रखा है, मतलब सरकार की तरफ से बैठा हुआ है उस संस्था पे, तो वो भी हाजिर होगा। उसी तरीके से पीसीएस संस्था जाएंगे आयोग, तो वहाँ भी एक वकील बैठा है, वो भी क्या करेगा, सरकार की तरफ से दलील देगा। आप दलील करेंगे पीसीएस कमीशन की तरफ, क्योंकि एक संस्था है और संस्था सरकारी है, तो वो भी क्या करेंगे। इसके बाद हाँ, इसके तहत आप देखेंगे कि यहाँ मानव अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में ऐसा नहीं है। आपके अगर मौलिक अधिकार या कोई ऐसे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। तो हाँ, यहाँ इस अधिकार के संदर्भ में कभी आपके साथ कोई बिहेव गलत कर दे, या आपको घुसने ना दे, या आपके साथ मतलब कुछ ऐसी व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग कर दे, कोई इस पद पर पीसीएस कमीशन में बैठा व्यक्ति, आप ह्यूमन राइट्स जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो। अब हम बात करेंगे अवैध व्यापार। ठीक है, अवैध व्यापार की हमने आपको बात की थी कि भारत में क्या है, महिलाओं के संदर्भ जो क्या होता है, ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रेड भी होता है, याद रखिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हैं। तो उसी के लिए अवैध व्यापार वर्ड यूज किया गया है, अनैतिक कामों के लिए, स्त्री पुरुष बच्चों की खरीद फरोख्त, क्योंकि ये व्यक्ति का क्या है, ये संविधान के तहत अपराध है। ठीक है, आप ऐसा काम करते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे रिट। तो आप देखेंगे रिट निकलने की शक्तियाँ जो निकली हैं भारत के आर्टिकल 32 से निकल रही हैं। इसी के तहत आप देखेंगे रिट निकलती हैं, और रिट निकलने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आप देखेंगे हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि जो अधिकार यहाँ प्राप्त हैं लगभग वही अधिकार यहाँ भी प्राप्त हैं। इसके अधिकार ज़्यादा व्यापक हैं, याद रखिएगा कि इसे फंडामेंटल के साथ ही, प्राथमिक के साथ भी, अन्य विधिक भी यहाँ से दाखिल हो सकते हैं। तो ये ज़्यादा व्यापक है। रिट के संदर्भ में अगर बात करें तो उस न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। ठीक है, अगर देखेंगे रिट जारी हुआ, किसी व्यक्ति के लिए जारी हो सकता है, किसी संस्था के लिए जारी हो सकता है। सिर्फ नीचे की जैसे हाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक रिट दायर कर सकती है, अगर कहाँ, हाई कोर्ट के लिए ये कैसे हुआ है। तो और साथ ही आप देखेंगे कि अन्य निचली अदालतों के संदर्भ में, ठीक है, अन्य प्रशासनिक संस्थाओं के संदर्भ में, अन्य कमीशंस के संदर्भ में, या प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति के संदर्भ में। तो औपचारिक, क्योंकि वो पद पे बैठे हुए हैं, ना कि व्यक्ति विशेष पर, व्यक्ति के लिए रिट जारी नहीं होगी, वो पद पर बैठे हुए उस पद के लिए होती है, याद रखिएगा। एक औपचारिक लिखित आदेश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, आपने इसका नाम सुना होगा, दुनिया भर में, ठीक है, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह दुनिया भर में क्या करेगा, मानवाधिकारों के उल्लंघन पर एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस संदर्भ में रिपोर्ट जारी करता है। आगे हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली या क्वेश्चनायर, ठीक, आप इसे देखेंगे कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण सही नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पीटी टाइप से क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, आप देख सकते हैं कौन सा है क्वेश्चन। और कभी ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल में सीधा सीधा क्वेश्चन 2009 की बात करें तो 2009 में इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ था, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं आगे भी, और खासकर पीसीएस वाले, जैसे इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ऐसे कुछ जो लोअर लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ क्वेश्चन बनते हैं। बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ठीक है, उपयोग, मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं पूछा है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत मर्द में क्या है, समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। तो आप बताइए कौन सा पूछा है इन्होंने, मौलिक अधिकारों का। तो मौलिक अधिकारों के रूप में आप देखेंगे संपत्ति की बात है। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19F में रखा गया था, बाद में इसे 300 का में रख दिया गया था। तो आप देखेंगे तो ये आपको विधिक अधिकार है, सांविधिक है, संवैधानिक है, संविधान के तहत मिला हुआ, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। मौलिक अधिकारों के रूप में तो बिहार में मजदूरों, ठीक है, ईसाई मस्जिद, क्योंकि आने जाने का अधिकार कहीं किसी को है। आज देखिए लिया है बिहार के मजदूर और पंजाब के मजदूर, लेकिन हर किसी को कहीं जाने का अधिकार, आने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा चलाने का अधिकार है, क्योंकि मिशनरियों क्या है, आर्टिकल 29 के तहत संस्थाएं खोलने का अधिकार है। तो आप देखेंगे सरकारी नौकरी में औरत मर्द का समान वेतन। तो आप देखेंगे समान वेतन के संदर्भ में आर्टिकल क्या है 39 तो बात कर ही रहा है सरकारी नौकरियों में। तो आगे भी बात करेंगे कि
जो है आर्टिकल 15 भी ऐसे वेतन की तो बात नहीं करता है, लेकिन समान की बात करता है, तो याद रखिएगा। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे अगर मौलिक अधिकारों का उदाहरण सरकारी नौकरियों में तो क्योंकि कोई सरकारी नौकरी मतलब एक प्राइमरी शिक्षा है, ये उसका अधिकार है कि आप मौलिक अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं कि ये आर्टिकल ये स्त्री है ये पुरुष है। अगर पद समान है, एक ही पद पे बैठे हुए हैं दो व्यक्ति, तो उन्हें समान अधिकार मतलब समान क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। ये उसका फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है, तो आप देख सकते हैं भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता के संदर्भ में तो सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता, प्रॉपर रूल लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र का विकास इसी से होता है, निकलता है इसी स्तंभ से। आप सरकार की आलोचना संविधान के नियमों के तहत खुलकर कर सकते हैं, लेकिन बंधे होकर, ठीक है। सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो आपको सशस्त्र विद्रोह तो ठीक है, ये तो आपको देशद्रोही है, आपकी नागरिकता ही ले लेगा। आप ऐसा जिंदगी में सशस्त्र विद्रोह ना करें, आपको देश निकाला कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सशस्त्र विद्रोह तो आप कभी ना करें, ठीक है। जब भी सशस्त्र विद्रोह करते हैं लोग, कौन, जैसे भारत में देखे होंगे उग्रवादी संगठन, तो उन्हें भी क्या करता है, अपने अधिकारों के मानव अधिकारों के तहत क्या है, उन्हें भी अपने सशस्त्र सरकार के सामने सौंपने पड़ते हैं, और उन्हें सरकार क्या करती है कि हम आपको इतनी सज़ा देने के बाद हम आपको ये सहायता उपलब्ध कराएंगे, उन्हें वो सज़ा मिलती है अगर आपने दे दिया। आगे हम बात करें सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, आंदोलन नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे नागरिकों को भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, सरकार बदलने के लिए आंदोलन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आंदोलन सशस्त्र नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। इसमें बंधे हुए हैं आप, ठीक, याद रखिए। इसके साथ ही तो ये पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन आंदोलन सशस्त्र नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक हो। आगे हम बात करें संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की, तो केंद्रीय मूल मतलब संविधान के जो केंद्रीय मूल हैं, अगर कोई ऐसा कानून बना है जो आप इसकी स्वतंत्रता का है आपको पूरा, अगर संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है जो वर्तमान में क्या अप्रासंगिक हो गया है या वर्तमान की समय की मांग है कि इसको अब बदल दिया जाए, जैसे क्या है, बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड जीवन के अधिकार, केंद्रीय मूल्य बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके अधिकार बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या है संविधान में उसी तरीके की श्रृंखलाएं बढ़ती चली जा रही हैं। हम आगे बात करेंगे भारतीय संविधान में इनमें कौन सा अधिकार देता है, तो देख सकते हैं भारतीय संविधान आपको कौन से अधिकार देता है, ये भी जरूरी है। तो देख सकते हैं काम का अधिकार, संविधान के संदर्भ में बात हो रही है, पर्याप्त जीविका का अधिकार और अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निष्ठा का अधिकार। आपको इसमें क्वेश्चन ऑप्शन अगर ऐसे आए तो इसमें एक देखेंगे क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन कौन से अधिकार आपके प्राप्त हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन बने, मान लीजिए ए बी सी डी, मतलब ओनली कह सकते हैं ए, ठीक है, ओनली ए, ओनली ए एंड सी, मतलब कह सकते हैं जो अधिकार मिले हैं, और ओनली कह सकते हैं क्या बी एंड डी, और कह सकते हैं क्या कि ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो ऑल ऑफ दीज, तो ये आंसर सभी सही है, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करें उससे मौलिक अधिकारों का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं, ठीक है। निम्नलिखित स्वतंत्रताएं मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत जो संविधान में दो ही आर्टिकल ऐसे होंगे जहां आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। एक कौन सी, एक आर्टिकल 19, एक आर्टिकल 21। अगर आपको कभी तुक्का लगाने को आ जाए, आपको कुछ नहीं आता, तब आप ये अपना ऑप्शन अपना सकते हैं कि भारत के ऐसे कौन से दो आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकारों में जिनसे बहुत सारे ऑप्शन निकले हैं। तो आप ऐसे अभी तो हालांकि हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि उस मौलिक अधिकारों का नाम बताएं जिसके तहत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। तो आप देखेंगे भारत में धर्म प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। आप देखेंगे धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता क्या मिली है, आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक है, याद रखिएगा। जीवन के अधिकार के संदर्भ में बात करेंगे तो जीवन के अधिकार आपको 21 से मिला ही हुआ है। छुआछूत 17, बेगार की प्रथा ये भी 17 पे चले जाइए, ये सब ठीक है। तो आप देखेंगे निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं। उस मौलिक अधिकारों के नाम बताएं
तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है, जीवन के आर्ट के लिए की छुआछूत संपत्ति मतलब अस्पष्टताक्रांत, बेगार प्रथा मतलब अस्पष्टताक्रांत, आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं बधुआ मजदूर के रूप में, ऐसा किया तो आप कानूनी अपराध है, ध्यान रखिएगा। हम बात कर सकते हैं ये अधिकारों के साथ एक अधिकार हम और आपको बताते हैं। मान लीजिए आप किसी से बेगार कराने की प्रथा है, मतलब आपको लगे किसी से कि ये हमारे साथ काम करेगा, मान लीजिए आपका घर पक्का है, ठीक है, और आपको लगे कि ये हमारा मजदूर है, ठीक, और इसे हम काम कराएंगे, अगर कहेंगे कि आप हमारी छत की पर मिट्टी डालिए, ठीक, अगर हम इसके विधिक रूप से इसका एक्सप्लेनेशन करने बैठें तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उसे अमान्य घोषित कर देगा कि ये एक बेगारी कराई जा रही है। याद रखिएगा। हम बात करें, ये हमने इसलिए बोला है, अगर हम बात करें क्योंकि ये जैसे इंटर कॉलेज या कोई शिक्षक, जैसे वहाँ क्या है बहुत सारे क्लर्क, बहुत सारे क्या होते हैं ऑफिस में पियोन होते हैं, पियोन बैठा हुआ है खाली, अगर वहाँ के हेड को लग जाए कि ये खाली बैठा हुआ है तो उसे गुस्सा ना आ जाए कि चलिए काम करिए, तो काम है नहीं कुछ, अगर कुछ काम नहीं है तो उसे बैठने का काम करने का अधिकार है, घूमने मतलब सर चेक करने का अधिकार, किसी को पानी पिलाने का अधिकार कोई नहीं है तो बैठा हुआ है, क्योंकि आराम का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अब सरकारी प्रिंसिपल ये कह दे कि आप चलिए हमारे स्कूल की छतों पर आप मिट्टी डालिए, क्योंकि उसे मिट्टी डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसा कोई काम किया, बेगारी प्रथा आई तो उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। आगे हम बात करें लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संविधान के बारे में, इनमें कौन सा बयान उचित है, अपनी पसंद के पक्ष में कारण बताइए। आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में इनमें से कौन सा बयान उचित है। तो आप देख सकते हैं हर लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है, ठीक है। पक्ष में कारण बताएं, यहाँ कारण लिखिए कि हर लोकतांत्रिक देश क्या है, लोकतांत्रिक देश होगा जहां लोकतांत्रिक राजनीति का, इस बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, तो लोकतांत्रिक देश है तो नागरिक अधिकारों का जन्म लोकतंत्र से ही निकलते हैं। तो आप देखेंगे सिविल सोसाइटी के अधिकार अधिकतर लोकतंत्रों में मिले हैं, हालांकि संविधान के तहत हर देश के नागरिकों को अधिकार मिले हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी के जो अधिकार हैं वो आपको डेमोक्रेटिक जो कंट्री होंगे, जैसे भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आप देखेंगे सिविल सोसाइटी के राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्री में ही निकलेंगे। हम आगे बात कर सकते हैं, अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला हर देश लोकतांत्रिक है, ठीक है, मतलब अपने नागरिकों का अधिकार, बात सही है। आप बताइए इस पर कारण कि कैसे अधिकार है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अधिकार देना अच्छा है पर यह लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं। आप इस पे बाकायदा ऐसे लिख सकते हैं, यूपीएससी इस पे कभी लिखेगी तो ऐसे लिखेगी अधिकार लोकतंत्र के लिए अच्छे हैं, लेकिन अधिकार देना लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे भी बन सकते हैं इन क्वेश्चनों में, आप इस पे 100 वर्ड 200 वर्ड 250 वर्ड 200 वर्ड में आंसर इस पे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। हम बताइए इसको अभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दें। आप लिखते जाइए कि क्या है, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते हर लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो है भारत अपने नागरिकों को नागरिक अधिकार देता है। तो आप चर्चा कीजिए। आप दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से बना सकते हैं कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि अपने नागरिकों को अधिकार देने वाला देश हर देश लोकतांत्रिक है, इसकी आप समीक्षा कीजिए। क्योंकि समीक्षा इसलिए बोला क्योंकि नागरिक अधिकार तो संविधान के तहत भी मिले हुए हैं, लेकिन लोकतांत्रिक के तहत मिले हैं। लेकिन आप देखें समीक्षा के तहत आप यहाँ भेद करेंगे कि जहाँ लोकतांत्रिक अधिकार जो मिले हुए हैं, नागरिक अधिकार होंगे, ह्यूमन राइट्स होंगे जो, वो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में ही जन्मते हैं। तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हैं, हम आगे चर्चा पीछे कर चुके हैं। अधिकार देना अच्छा है पर ये लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हम बात करें कि आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के संविधान के तहत लोगों को मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है, कुछ नागरिक अधिकार भी वहां से निकल रहे हैं, उन अधिकारों के तहत ये लोकतंत्र के लिए लेकिन घातक है या लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं है। समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने की नजर है आपके कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार पर हम बात करें अगर, तो स्वतंत्रता के अधिकार पर ये पाबंदियां क्या उचित हैं, अपने जवाब के पक्ष में कारण बताएं। तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के पक्ष में पाबंदियां
क्या उचित हैं के संदर्भ में यही क्वेश्चन यहाँ मॉडिफाइड हो जाए तो आप देखेंगे पहले पार्ट में यहाँ क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसके सब पार्ट के क्वेश्चन की बात हम कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के अधिकार के में ये पाबंदियाँ उचित हैं। आप जब ऐसे कहे भारत के संविधान के तहत मिले आपको स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता के जो अधिकार के तहत जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो भारतीय संविधान के तहत क्या उचित हैं। आप इसके जवाब में पक्ष और विपक्ष में 4 कारण लिखिए या उत्तर अपना समीक्षात्मक उत्तर कर दीजिए। समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के साथ आप क्या करें, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है तो क्रिटिकल के साथ आप देखेंगे उसके क्या क्या पॉजिटिव और निगेटिव व्यूज दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम बात करें अगले इसके क्वेश्चन के सब पार्ट में। तो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से कुछ सीमावर्ती इलाकों में आप देख सकते हैं, कुछ सीमावर्ती इलाकों में क्या करेंगे, कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने की अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तो आप देख सकते हैं। ठीक है, यही क्योंकि पाबंदियां हैं कुछ, क्योंकि क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा या जीवन की सुरक्षा से या देश की सुरक्षा से। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा, क्या आप इस मत से सहमत हैं, भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार के बावजूद भी भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कारणों से सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से बन सकता है, याद रखिएगा। यहाँ से स्थानीय लोगों के हितों को रक्षा के लिए कुछ इलाकों में बाहरी लोगों की संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा, क्या मतलब स्थानीय लोग, आप देखेंगे भारत में क्या है, बहुत सारे रिजर्वेशंस को क्या है जो है कहते हैं कि हम इस रिजर्वेशन को नहीं मानते हैं कि हम अपने स्थानीय हितों की भी रक्षा करेंगे, सांस्कृतिक सामाजिक उस क्षेत्र के हिसाब से। तो आप देखेंगे कि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ नागरिकों को बाहरी इलाकों से संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। जैसे क्या था पहले अपने जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ये हट गया है, याद रखिए। आप जा सकते हैं वहाँ शादी करके बच सकते हैं वहीं पे। तो स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कुछ इलाकों में क्या है, बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान के तहत हम बात करें, क्या भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक को कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है और संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है। ठीक है, नागरिक, लेकिन संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता आपको कहाँ से मिली है, विधिक मिली है, इसीलिए क्या है, फंडामेंटल नहीं है। तो आप देखेंगे स्वतंत्र हैं आप, लेकिन जो वायलेशन लग सकता है वहाँ के स्थानीय हितों की रक्षा के संदर्भ में। तो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोगों या के हितों की क्या है, हितों की रक्षा के लिए जो है बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? आप इसको लीगली आंसर लिख सकते हैं, बाकायदा संविधान में ला दिखाएं अपना। तो हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा सकने वाली किताब पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे सेनेटिक वर्सेस में क्या होता, सलमान रुश्दी की जो है भारतीय धार्मिक भावनाओं को क्या किया था, उन्होंने उधेड़ने की कोशिश की, भारतीय ने पूरे ओवरऑल। तो भारत की जो समूह थे, धार्मिक समूह, उनको ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। तो भारतीय संविधान के तो उनको भी राइट है, तो भारत में वो किताब पर क्या लगा था, पाबंदी लगा दी गई थी। तो हम बात करेंगे शासक दल को अगले चुनाव में नुकसान पहुंचा देने वाली किताबों पर सरकार का प्रतिबंध लगा सकती है। आप इस पे क्या आप इस मत से सहमत हैं? शासक दल को, मतलब शासक दल को नहीं, ये सरकार को ही है। सरकार कौन है? संविधान है। तो संविधान के तहत सरकार जो बनी है संवैधानिक नियमों का पालन लगाएगी। तो ऐसे ही आप इस पर व्याख्या कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक केस सीरीज की। तो केस सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे मनोज एक सरकारी दफ्तर में मैनेजर पद के लिए आवेदन देने गए। वहाँ के किरानी ने क्या करा, किरानी मतलब कोई एक व्यक्ति होंगे, आवेदन लेने से मना कर दिया और कहा झाड़ू लगाने वाले का बेटा होकर क्या होगा, तुम मैनेजर बनना चाहते हो, तुम्हारी जात के कोई भी व्यक्ति इस पद पर आया तो नगर पालिका के दफ्तर जाओ और सफाई कर्मचारी के लिए अर्जी दो। ठीक है, इस मामले में मनोज को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मनोज की तरफ से जिला अधिकारी के नाम के पत्र का उल्लेख करें। ऐसे केस को आप केस सीरीज में लिखते हुए आप बाकायदा संवैधानिक नियमों, नैतिक नियमों के साथ आप बाकायदा इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे केस सीरीज के संदर्भ में। ठीक, याद रखिएगा, जब मधुरमा संपत्ति पंजीकरण के लिए दफ्तर गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि आप अपना नाम मधुरमा बनर्जी बेटी एस के बनर्जी नहीं लिख सकती, क्योंकि क्या किया, आप शादीशुदा हैं। ऐसा
देख रही आपको कैसी चीज दिखाई दे रही, और आपको अपने पति के नाम ही देना होगा। फिर आपके पति का नाम उपनाम तो राव है, इसलिए आपका नाम बदलकर मधुरमा राव हो जाना चाहिए। मधुरमा इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, अगर शादी के बाद मेरे पति का नाम नहीं बदला तो मेरा नाम क्यों बदलना चाहिए, और अगर वह अपने नाम के साथ पिता का नाम लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। आपकी राय में इस विवाद पक्ष में लिखें तो आप इसे बाकायदा दिखा सकते हैं कि ऐसा आपके पास पूरा राइट है। सिर्फ संविधान के तहत बैठे व्यक्ति जो बैठे हुए पद पर बैठे होते हैं तो उन्हें क्या होता है, कानूनी अड़चन पैदा होती है कि क्या होता है, जैसे भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, जो पति का नाम है आगे चल के धीरे धीरे पत्नी भी लिखने लगती हैं। तो आप देखेंगे तो इसी तरीके से जैसे आपकी माता का नाम क्या है कुछ है और पिता का नाम कुछ और है। मान लीजिए हम एक वंश की ही बात करें, वंश की मतलब है कोई भी वंश, कोई नाम लिखता है, कोई टाइटल लिखता है, तो हम बात करेंगे जैसे कौन से, जैसे एक उपाध्याय हुए, एक तिवारी हुए, ठीक है। वंश तो एक ही है लेकिन क्या है, सब टाइटल्स हैं। तो आप देख सकते हैं उसी टाइटल्स के तहत क्या करेंगे कि जैसे उपाध्याय की शादी तिवारी से हो गई तो जैसे उपाध्याय क्या हैं, उपाध्याय साहब हैं, क्या कह सकते हैं, फीमेल, अगर इनके मेल कह दें, और तिवारी हैं क्या, फीमेल, तो तिवारी फीमेल हैं अगर, तो आप देखेंगे तिवारी फीमेल हैं तो आगे चल के तिवारी भी उपाध्याय लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या है, कानून ऐसी आपको स्वतंत्रता प्राप्त करता है। संविधान आप लिखें, उपाध्याय लिखें, वो लिखें, लेकिन कानून के पद पर बैठे व्यक्ति इस क्या है, इस अड़चन से बचने के लिए आपको ऐसी कानूनी अड़चनें लगाते हैं, आपको दौड़ धूप कराएंगे। लेकिन आप पूरी तरीके से देखेंगे आगे चल के, क्योंकि आगे चल के जो पिता का नाम होगा, आपके बच्चे अधिकतर वही नाम, हालांकि भारत में किसी भी धर्म जात का कोई टाइटल लगा सकते हैं, धर्म मतलब जात के आधार पर कोई भी, तो ऐसा, लेकिन हाँ जो उपाधियां टाइटल ऐसा हमारा संविधान क्या करता है, वायलेशन भी करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इस पर बाकायदा प्रॉपर केस स्टडीज है, आप मान लीजिए, आप लिख सकते हैं। हम तीसरी केस स्टडीज के संदर्भ में बात कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया गांव में, पिपरिया आपने देखा होगा, कौन सी एक मूवी आई थी, उसमें नाम आया था, हजारों आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आप किस किस के लिए पार्क बने हैं, कहाँ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं। से आप प्रस्तावित विस्थापन का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। उनका कहना था कि विस्थापन उनकी जीविका और उनके विश्वासों पर हमला है, ठीक है। सरकार का दावा है कि इस इलाके के विकास और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनका विस्थापन जरूरी है। जंगल पर आधारित जीवन जीने की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक पत्र और इस मामले पर सरकार द्वारा दिया जा सकने वाला संभावित जवाब, इस मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट तैयार करो। मतलब आपसे है कि राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करो, हटा दें अगर केस राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट की, इस पे क्या मतलब तैयारी या क्या एक्शन होगा, क्या कार्यात्मक कार्रवाई होगी, या आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप इसे क्वेश्चन बन सकता है केस सीरीज के रूप में। आप देखेंगे हमने आपको जब क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ाई थी तब आदिवासियों के लिए जो कैसे जंगल काटे थे, क्यों ऐसा काम किया गया था, तो उन सारी चीज़ों में बताया था। आप यहाँ उस चीज़ का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, साथ ही आप इस चैप्टर से भी रिलेटेड चीज़ों को एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम आगे बात करेंगे अगली केस सीरीज के रूप में, ठीक है। तो अगर बात करें एक इथिकल रूप, मतलब बात करें इस अध्याय में पढ़े इस पूरे चैप्टर आल की, एक बात है कि इस अध्याय में आपने विभिन्न अधिकारों के बारे में पढ़ा, जोड़ने वाला एक मकड़ जाल बनाए, क्योंकि बहुत सारे अधिकार आपस में जुड़े हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप जाएंगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे फंडामेंटल राइट एक दूसरे को जोड़कर ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस आर्टिकल के साथ इस आर्टिकल को जोड़कर देखा जाना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, इस आर्टिकल को इस आर्टिकल के साथ जुड़ने के बाद ये लोगों का अधिकार बनता है, आप इसे दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइन के आधार पर आपको पता है अधिकार देने पड़ते हैं सरकार को। तो जैसा आने वाली की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, पेशा चुनने का अधिकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इसका एक कारण है कि आने जाने की स्वतंत्रता के चलते व्यक्ति अपने गांव या शहर के अंदर ही नहीं, दूसरे गांव, दूसरे शहर, दूसरे राज्यों तक जाकर काम कर सकता है। इस प्रकार
इस अधिकार के तीर्थाटन से जोड़ा जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म का अनुसरण करने की आज़ादी से जुड़ा है। आप इस ये सिर्फ एक क्या है, आपके लिए है। आप पूरे इस चैप्टर को जो पढ़ा है, आज इस चैप्टर के संदर्भ में एक क्या बनेंगे, एक सिनॉप्सिस बनाइए मकड़ जाल जैसी कि ये किससे जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, तो आपको पूरे चैप्टर की जानकारी स्वयं हो जाएगी। आप इस अपने लिए बनाइए, हमारे लिए नहीं, ठीक है। अपने धर्म के अनुसरण करने की आज़ादी से जुड़ा है। आप इस मकर जाल को बनाएं तीन, ठीक है, तीर के निशानों से। ये एक समझाने का क्रम है। आप इसको, जैसे ये है आपका मकर जाल, आप इसे जोड़ सकते हैं यहाँ से। फिर आप देखेंगे जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रॉक का निर्माण कैसे होता है, कैसे, तो आप देखेंगे कैसे कैसे अपसादी आएगा आंतरिक, और ये सब तो एक श्रृंखला चलती है कि ये इससे जुड़ता है, ये इससे जुड़ा है, ये आपस में जुड़ा है, तो ये मकर जाल है। आप इसे देख सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं। हाँ, उदाहरण दें। आगे हम बात करें अखबार की न्यूज के संदर्भ में, देख सकते हैं अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे क्या सीखा है। तो आप देखेंगे अखबारों के लिए लिखने का प्रयास करें। तो आप अगर एक संपादक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, तो संपादक के रूप में जब लिखेंगे, एडिटर के रूप में, तो आप इस चैप्टर का एक क्रक्स लिखने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कि अखबारों के संदर्भ में आप डेली न्यूज़पेपर पढ़े, अगर अपने कंपटीशन में हैं तो आप डेली के न्यूज़पेपर को आप क्या करेंगे, यूपीएससी की जो न्यूज़ है या यूपीएससी के लिए जो यूजफुल न्यूज़ है उसको क्रक्स के रूप में आप जैसे अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं, उसी तरीके से आप इस चैप्टर का भी क्रक्स अपनी एक डायरी में नोट कर लें, जो आपको एग्जामिनेशन के समय आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो देख सकते हैं रिपोर्ट या आपस में जुड़े उदाहरणों के आधार पर लिखने के प्रयास कर सकते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में एक संपादक के नाम पत्र लिखिए। मानवाधिकारों को आप संपादक के नाम एक पत्र ना लिखें, क्योंकि पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आप एक लेख लिखें, कैसे काम करेंगे, ठीक। मानवाधिकार संगठनों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति, तो ये सरकार का काम है विज्ञप्ति निकालना। आप मानवाधिकारों संगठनों की तरफ से उनके लिए कुछ लिख सकते हैं कि ये अधिकार हैं आपके। आप किसी समाज के लिए लिख सकते हैं, किसी समूह के लिए लिख सकते हैं। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से जुड़े समाचारों और उनका शीर्षक लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार संबंधी जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जुड़े हुए हैं उनसे आप, ठीक है, उनकी एक क्या है गाइडलाइन की, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में क्या दिया है, तो आप उसके संदर्भ में एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे हम बात करें पुलिस हिरासत में मौतों की बढ़ती संख्या पर आप टिप्पणी लिखें। मतलब आप देख सकते हैं क्या, पुलिस हिरासत का मतलब है आप इस पे बाकायदा, पुलिस हिरासत का मतलब है आपको कोई हिरासत में मौत बढ़ती घटनाओं पर टिप्पणी ना लिखें। आप लिखें कि आजकल बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारों के संदर्भ, जहां एक तरफ पुलिस अधिकारों को संविधान से अधिकार शक्तियाँ मिली हुई हैं, उसी तरीके से क्या है नागरिकों को भी संविधान से अधिकार मिले हुए हैं, और उस अधिकार के तहत पुलिस अधिकारी को अपने अधिकारों के साथ साथ मानव अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उस नागरिक के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पद तो पुलिस है लेकिन व्यक्ति के रूप में बैठा हुआ तो एक व्यक्ति है। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपने शब्दों में। आगे इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अगले बुक मतलब क्लास 10 इस तरीके से हमने क्लास 9 की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 किताब कंप्लीट कर ली है। आप इसको देख सकते हैं। हम आने वाले समय में क्लास 9 की एनसीईआरटी को पूरे एक वीडियो में पूरे क्रक्स के रूप में आपके सामने लाएंगे। अभी ये चैप्टर वाइज है, लेकिन जब पहले हम हर किताब को चैप्टर वाइज ख़त्म कर लें, फिर हम इसके हर किताब को एक वीडियो में ही पूरे क्रक्स के रूप में उतार देंगे। आपको दिखा देंगे कि कैसे कैसे आपको मकर जाल बनाना है। तो वही मकर जाल हम फिर आपको दिखाएंगे पूरी किताब की। तो चलते अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले बुक की मतलब क्लास 10 की बुक में। तो चलिए मिलते हैं, तब तक बाय बाय।